तो हम साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पर क्वेश्चन कर रहे थे। एक क्वेश्चन ये स्टूडेंट पूछा था, तो उस समय वो वीडियो ओवर हो गया था, तो इस क्वेश्चन को लिख करके ही हम छोड़ दिए थे, बना नहीं पाए थे। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट दे रखा है एंड इसका वैल्यू दे रखा है 0, ठीक है। और ABC के बारे में दे रहा है कि ABC डिफरेंट है, मतलब A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C ऐसा नंबर है। तो कहता है कि इसको प्रूव करो, ये दे रखा है प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये भी तो साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करते हैं। तो आप एक काम कर लीजिए, मान लीजिए डेल्टा तो दिया हुआ ही है, तो 0 दिया हुआ है। देखिए ये डिटर्मिनेंट जो है ना, वो दो एलिमेंट के सम डिफरेंस के फॉर्म में है, इसका थर्ड कॉलम। तो हम इसको दो डिटर्मिनेंट के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, a हो गया, a क्यूब हो गया, a का पावर 4 हो गया, b हो गया, b क्यूब हो गया, b का पावर 4 हो गया, ठीक है, c क्यूब, c का पावर 4। ये हो गया फर्स्ट डिटर्मिनेंट। बीच में माइनस है, यहाँ पर दे दिए माइनस। अब देखिए फिर क्या होगा, a हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा b, ये b क्यूब हो गया, और क्या हो गया ये 1, c क्यूब, और क्या हो गया 1, एंड ये क्या दिया हुआ 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए आपका फर्स्ट रो से a कॉमन निकल रहा है, सेकेंड रो से b कॉमन निकल रहा है, और थर्ड रो से c कॉमन निकल रहा है। तो हम निकाल लेते हैं, तो आपका फाइनली ABC निकल गया। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1a स्क्वायर a क्यूब, फिर 1b स्क्वायर b क्यूब, 1c स्क्वायर c क्यूब माइनस। अब देखिए आप इसमें इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर आप दो बार इसको इंटरचेंज कर दीजिएगा तो आपको ये डिटर्मिनेंट जो मिल जाएगा, एक बार इंटरचेंज किया फिर माइनस होगा, एक बार इंटरचेंज किया फिर माइनस होगा, तो वो तो इसके साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप C2 और C3 इंटरचेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद C1 और C2 कीजिएगा, तो आपको जो डिटर्मिनेंट मिल जाएगा वो ऐसा मिल जाएगा 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब। और ये क्या है, ये साइक्लिक डिटर्मिनेंट है आप लोग को जो हम बताए थे। एंड वो साइक्लिक डिटर्मिनेंट कैसा वाला है, इसका वैल्यू क्या हुआ था, इसका वैल्यू हुआ था a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c। आप लोग को याद होगा, ये साइक्लिक डिटर्मिनेंट हम बताए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एंड ये भी डिटर्मिनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका वैल्यू हम कराए थे, इसका वैल्यू पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 1 and this is equal to 0। This imply that ABC, अच्छा इसका वैल्यू हम क्या बताए थे, इसका वैल्यू बताए थे A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A इंटू AB प्लस BC प्लस CA। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताए थे। फिर इसका बताए थे a माइनस b इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, एंड ये क्या हो गया 0। अच्छा ये डायरेक्ट वैल्यू आप तभी लिख सकते हैं जब आपको कंपटीशन में क्वेश्चन बना रहे हो, नहीं तो अगर एग्जाम में आपको इसको डेल्टा 1 इसको डेल्टा 2 मान करके और निकालना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है, या फिर साथ में निकालेगा तो ऑपरेशन करके आपको दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। फिर देखिए क्या होगा, देखिए a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए तो कॉमन हो जाएगा, तो निकालिए। दिस इंप्लाई दैट a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, तो कॉमन निकल गया। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से ABC बचा, ABC इंटू AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा माइनस A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखिए कि क्या होगा,
आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ए बी सी डिफरेंट नंबर है, इसका मतलब अगर ए बी सी तीनों डिफरेंट नंबर है तो ए माइनस बी कभी जीरो हो नहीं सकता है, बी माइनस सी कभी जीरो हो नहीं सकता और सी माइनस ए कभी जीरो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तीनों तो डिफरेंट नंबर है, तो इसका मतलब ये तीनों तो जीरो हो ही नहीं सकता है। ये तो कोई नॉन जीरो नंबर है, तो इसको तो खत्म के जीरो के लिए खत्म कर दीजिए। तो जीरो कौन हो सकता है? तो इस ब्रैकेट के अंदर में जो चीज है वो जीरो हो सकता है, तो हम क्या करते हैं उसको जीरो कर लेते हैं। अब देखिए अगर उस ब्रैकेट के अंदर की चीज को हम जीरो करेंगे तो क्या होगा? दिस इम्प्लाई दैट ABC into AB plus BC plus CA minus A plus B plus C is equal to 0। इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाई दैट ABC into AB plus BC plus CA इक्वल टू A plus B plus C, एंड यही आपको प्रूव करना था। तो ये हो गया। फिर देखिए ये प्रूफ हो गया, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, ये प्रूफ करना था। एक और भी क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट, वो भी हम बताते हैं आप लोग को, ठीक है? आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और फिर से एक बार बनाने का कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा था, उसको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ था डेल्टा, जिसको निकालना था। वो ये था 1 स्क्वायर था, 2 स्क्वायर था, 3 स्क्वायर था, 4 स्क्वायर था, 2 स्क्वायर था, 3 स्क्वायर था, 4 स्क्वायर था, 5 स्क्वायर था, 3 स्क्वायर था, 4 स्क्वायर था, 5 स्क्वायर था, 6 स्क्वायर था, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। आई थिंक आप लोग के बुक में ये क्वेश्चन होगा। तो एक ये भी क्वेश्चन ग्रुप में आया था। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाते तो बन भी जाता, बहुत अच्छा से बन भी गया होगा। क्या करेंगे, 1 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 16, 4 9 16 25 9 16 25 36 and 16 25 36 49। अब देखिए कि क्या करेंगे, इस पर एक वर्क कर देते हैं, ठीक है? हम एक काम कर देते हैं, आप ना एक वर्क कर दीजिए R3 पर, ऑपरेटिंग एट R3 पर क्या वर्क करेंगे, R3 माइनस R2 कर दीजिए, R3 माइनस R2। एक वर्क कर दीजिए R4 पर, R4 पर क्या वर्क कीजिएगा, R4 माइनस R1 कर दीजिए, एंड देन वी गेट, ठीक है? देखिए ऐसा करने से क्या मिलेगा, हम ऊपर करके देते हैं। आपको मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू R1 पर तो कोई वर्क नहीं हुआ, R1 ऐसे लिखाएगा 1 4 9 16। R2 पर भी वर्क नहीं हुआ तो ये जाएगा 4 9 16 25। एंड R3 पे वर्क हुआ है, क्या हुआ, R3 पे वर्क किया, R3 माइनस R2 हुआ है, तो 9 माइनस 5 4 दैट इज 5, ये आपका हो जाएगा 7, ये आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 11। फिर क्या हुआ है आपका R4 पर भी एक वर्क हुआ है, R4 माइनस R1 हुआ है, ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 21, ये क्या हो जाएगा 27 और ये क्या हो जाएगा 33। देखिए ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गया, ये दोनों रो जो है R3 और R4 प्रोपोर्शनल हो गया। एंड अगर जब दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब हुआ
ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि R3 और R4 ये दोनों क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो एक ये क्वेश्चन भी था। एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट और पूछा था, क्वेश्चन था इफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड function of n यानी f of n equal to alpha to the power n plus beta to the power n and 3 1 plus f of 1 1 plus f of 2 1 plus f of 1 1 plus f of 2 1 plus f of 3 1 plus f of 2 1 plus f of 3 1 plus f of 4, this is equal to k into 1 minus alpha into 1 minus beta into alpha minus beta whole square। 1 minus alpha का भी होल स्क्वायर है, 1 minus beta का भी होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। देन k is equal to ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन डी है 1 अपॉन अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन पूछा है IIT में 2014 में, ठीक है। IIT में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका 3 है। तो देखिए अब इसको क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आप लोग को हमको बताना है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स का यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। हम ये सब मिटा देंगे और हम प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट थोड़ा सा बता के इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ये सेकंड डिटर्मिनेंट का भी इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट के क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देखिए डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना, मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बताए थे, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। उसमें क्या बताए थे कि मैट्रिक्स के प्री फैक्टर के रो से पोस्ट फैक्टर के कॉलम में ही मल्टीप्लिकेशन होता था। डिटर्मिनेंट में क्या है ना, ऐसा कुछ नहीं है। डिटर्मिनेंट में आप रो से रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो से कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम से कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम से रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको जैसे मन हो आप वैसे मल्टीप्लाई करें। और मन हो तो रो को रोज करें, मन हो तो रो को कॉलम्स करें, मन हो तो कॉलम को रोज करें, मन हो तो कॉलम्स करें, मतलब आप फ्री हैं। तो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन
ये तो और भी सिंपल हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक डिटरमिनेंट है a1 b1 a2 b2, इसको मल्टीप्लाई करना है c1 d1 c2 d2 से। सपोज के दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए यहाँ भाई हम रो को रो से ही कर रहे हैं, तो रो को रो से करेंगे क्या होगा a1 c1 देखिए क्या किया, इस रो से इस रो में कर रहे हैं a1 c1 प्लस b1 d1। फिर क्या कर रहे हैं, इससे अब सेकेंड में कर रहे हैं, सेकेंड रो में, तो क्या हो जाएगा a1 d2 b1 प्लस b1 c2। अब देखिए क्या करें, इसके सेकेंड रो फिर इसके दोनों रो में करेंगे। क्या कर रहे हैं, रो का रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमको मन होगा तो रो को कॉलम से भी कर देते, मैट्रिक्स में करते थे, इसलिए आप फिर आपको जैसे मन हो वैसे करिए। फिर देखिए क्या होगा a2 c1 प्लस b2 d1। फिर क्या हो जाएगा a2 d2 प्लस b2 c2 हो गया। तो डिटरमिनेंट ये हुआ, दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करें, जैसे दो को मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते थे वैसे दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए कि क्या होगा, अगर ये 3/3 का भी रहता तो भी करते, ऐसे ही होता जैसे अभी इसको किए हुए हैं। तो आप वो खुद से एक एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम वो नहीं होता है कि हम दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करें, मेन बात ये होता है कि कोई डिटरमिनेंट देगा उसको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म कैसे लिखें, वो मेन वर्क होता है, ठीक है। तो हम देखिए अभी इस क्वेश्चन को इसमें प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट का ये इस कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक एग्जांपल और भी देख लीजिएगा, 3/3 का दिया आपके बुक में दिया होगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मेथड यही है, इसके रो से इसके रो में करो या इसके रो से कॉलम करो, जैसे मन। अगर रो से कीजिएगा, रो वाइज कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा, नहीं कॉलम वाइज कीजिएगा तो फिर ऐसे कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, ये आईटी में पूछा था क्वेश्चन 2014। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ n इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपको f ऑफ 1 निकालना है तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, f ऑफ 2 निकालना है क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। n की जगह पर 1 2 3 4 दे दिया है, f ऑफ 4 निकालना है क्या हो जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4। अल्फा बीटा कोई कांस्टेंट होगा, ये n का फंक्शन है, तो n की जगह पर 1 2 3 4 जो भी देगा अपना इस पे n की जगह पर रिप्लेस करते चलेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हम इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये दे रखा है 3 1 प्लस f ऑफ 1 का मतलब अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस f ऑफ 2 का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस f ऑफ 1 का मतलब अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस f ऑफ 2 मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा 2 है, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद बराबर करें, इसको आप डेल्टा मान के चलिए, 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको हम ना तो ये देखिए क्या है ना, मतलब ये भी साइक्लिक फॉर्म में ही है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म है और ज़्यादा बड़ा बड़ा पावर दे रहा है, लेकिन सब देखिए जितना भी है वो सब 3 टर्म के सम के फॉर्म है। इसको भी हम चाहेंगे तो ब्रेक कर देंगे, 3 बोलिए ना 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इस तरह का जब मिल जाए ना डिटर्मिनेंट, तो आप हमेशा निकालने के लिए ना उसको दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया कीजिए। कैसे लिखिएगा वो आपको हम समझाते हैं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म। देखिए हम लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं, समझिए। देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, अब हमको अभी दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म लिखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म।
लीजिए ये 2 डिटरमिनेंट हुआ। अब इस जगह पर जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया होगा तो यहाँ पर 3 आया होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस 3 को इस तरह से स्प्लिट कीजिए कि इसको 3 पार्ट्स में और यहाँ भी 3 पार्ट्स ऐसे तोड़िए कि दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमको 3 बन जाए। तो काफ़ी यूजुअल है 1 1 और 1 ही हो सकता है। यहाँ भी तब क्या होगा 1 1 1 ही होगा। अगर आप देखिए मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा तो 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 ये आपको 3 बन गया। ठीक है, इस जगह पर क्या है, इस जगह पर है 1 + α + बीटा। इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि फर्स्ट रो से ही मल्टीप्लाई किया गया होगा तो इसका मतलब हुआ कि इसके इस फर्स्ट रो से इसके सेकंड रो में मल्टीप्लाई किया गया होगा तो क्या बना होगा 1 + α + बीटा। अब आप जरा समझिए कि इस जगह पर क्या हो सकता है 1 जिससे कि इस तीनों से मल्टीप्लाई करें तो 1 + α + बीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब यहाँ पर 1 रहा होगा, इस जगह पर क्या रहा होगा अल्फा रहा होगा और इस जगह क्या रहा होगा बीटा रहा होगा। तब तो 1 × 1 + 1 × α + 1 × बीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 + α + बीटा। ठीक है, अब देखिए इस जगह जो एलिमेंट मिलता है वो कब मिला होगा जब हम क्या किए होंगे इस रो से इस रो में मल्टीप्लाई किए उसके तीसरा रो मल्टीप्लाई किए होंगे। तो इसका मतलब तीसरा रो कैसा रहा होगा 1 + α² + बीटा²। तीसरा रो रहा होगा 1 α² बीटा², क्योंकि 1 से ही तो मल्टीप्लाई हुआ है तो ये ऐसा रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 + α + बीटा। ये 1 + α + बीटा ये कब आया होगा जब इसके सेकेंड रो से इसके फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब ये तो 1 1 1 है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि क्या हो जाएगा ये 1 α बीटा। तब तो हो गया ना 1 × 1 + α × 1 + बीटा × 1 तो ये 1 + α + बीटा। सिमिलरली 1 + α² + बीटा²। ठीक है, तो 1 + α यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ ही जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया भी आ ही जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर क्या है 1 + α² + बीटा²। ये कब कैसे मिला होगा, ये तब मिला होगा जब इसके थर्ड रो से इसके फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किए होंगे। तो ये तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो रहा होगा 1 α² बीटा²। अब देखिए दोनों तो सिमिलर डिटर्मिनेंट हो गया ना, दोनों तो डिटर्मिनेंट इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं, इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या होगा, इसको मिटाते हैं, इसी का वैल्यू ये दोनों डिटरमिनेंट प्रोडक्ट हुआ है तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये तो सिंगल इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 1 1 1 α बीटा 1 α² बीटा²। इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है वो दे रखा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट। अब देखिए अब थोड़ा सा याद कीजिए 1 1 1 है, a b c है, a² b² c²। फर्स्ट सेकंड डिटरमिनेंट हम बोले थे कि अगर आप याद कीजिएगा तो आपको IIT वगैरह का एग्जाम बहुत फायदा मिलेगा। इसका वैल्यू हम क्या सिखाए थे a - b × b - c × c - a। इसका मतलब क्या हो गया, हम प्रीवियस वीडियो में इंप्रूव करके सिखाए थे। इसका मतलब हो गया a - b यानी कि 1 - α b - c α - बीटा c - a बीटा -1 और इसका पूरा का होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया k × 1 - α होल स्क्वायर 1 - बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में ही मेंशन है कि अल्फा बीटा क्या है, नॉन जीरो है, मतलब वो जीरो होगा नहीं। अच्छा 1 - अल्फा होल स्क्वायर और ये भी 1 - अल्फा को कैंसिल आउट, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये भी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कैंसिल आउट। उसके बाद बीटा -1 का स्क्वायर, अच्छा बीटा -1 का होल स्क्वायर और 1 - बीटा का होल स्क्वायर दोनों इक्वल ही होल स्क्वायर है, ये भी कैंसिल आउट। तो आपको फाइनली क्या हुआ, आपको फाइनली k = 1 मिल गया। देख लीजिएगा वो किस ऑप्शन में है, हमको लगता है फर्स्ट या सेकंड। देख लीजिए किस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन लिखा है, क्वेश्चन तो मिटा दिए, आप लोग देख लीजिएगा किस ऑप्शन में। तो k = क्या हो गया 1 हो गया। ये IIT में 2014 पूछा था। अगर आपको साइक्लिक डिटरमिनेंट पता है, अगर आपको इसका वैल्यू पता है और आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन और भी बच्चा सब ग्रुप में देखे थे, दिया था, हालांकि हमको बता दिए थे। इस तरह का कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ था, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, अच्छा से बना लीजिएगा। इस तरह का कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ था,
ऐसा ही कुछ डिटर्मिनेंट था, उसके अंदर में कुछ कुछ नंबर था और उसका होल स्क्वायर था। एंड आपके बुक में वो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, शायद 6.1 में कोई क्वेश्चन है। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आपको क्या है, हम आपको बार बार बोलते हैं कि हम आपको डिफिनीशन में ही बताए थे कि डिटर्मिनेंट क्या है, जस्ट एक नंबर है। ये डिटर्मिनेंट क्या है, ये तो जस्ट एक नंबर है, आपको डिफिनीशन में ही बताए थे। एंड इसीलिए आपको हम उस टाइम बताए भी थे कि देखो इसका माइनर और कोफैक्टर इसका डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का नहीं होगा, ये बेचारा खुद नंबर है। ठीक है, तो मतलब कोई कोई बच्चा को कोई कोई कुछ बता देता है कि जो देखो होता है, ठीक है, आप वो सब कन्फ्यूजन मत रहिएगा, वो सब गलत चीज़ है, होता ही नहीं। डिटर्मिनेंट की खुद एक नंबर है, इसका क्या माइनस है, इसका कोफैक्टर होगा। हम लोग को समझा करके लोग, मतलब आप जिसको जो पहले ही गलत समझ चुका है, अगर कोई स्टूडेंट है वो नहीं जानता है तो उसको आप समझा सकते हैं, लेकिन जिसके दिमाग में पहले से ही गलत सेट हो चुका है तो वहाँ पर 2 वर्क करना पड़ेगा। एक तो पहले उसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, जो गलत चीज़ सीखेगा उसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर नया चीज़ सिखाना पड़ेगा। इसलिए लोग एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं होता है। आप बहुत सारा बुक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर नहीं होता है, वो मैट्रिक्स के एलिमेंट का ही होता है। माइनर तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का हो सकता है, मतलब कोई रेक्टेंगुलर भी होगा तो भी, लेकिन कोफैक्टर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का ही होता है। और ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, नॉर्मली ये बीएससी क्लास में माइनर और कोफैक्टर निकालने, रैंक निकालने के लिए सब लोग यूज़ करता है, तो पता नहीं लोग को कौन समझाएगा। तो इसलिए वो सब गलत चीज़ है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का कुछ भी नहीं होता, माइनर कोफैक्टर ये सब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इसका स्क्वायर देख के आप डर जाते हैं, लेकिन आप जब इसका स्क्वायर देखते हैं तो डरते हैं क्या? नहीं डरते हैं। 5 का स्क्वायर देख के तो आप नहीं डरते हैं, डायरेक्ट 25 लिखते हैं। और हम आपको पहले डिफिनीशन में बताए थे कि ये डिटर्मिनेंट भले ही इतना बड़ा चीज़ दिख रहा है, लेकिन है क्या? कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नंबर है, जैसे 5, 6, 7। तो जब आप 5 का स्क्वायर करने में नहीं डरते